अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान दूसरा टी20 मैच बारिश की नज़र हो गया। टॉस भी नहीं हो पाया एक्चुअली में। पाकिस्तान की वर्ल्ड कप प्रिपरेशन के लिए बेहतर नहीं है ऑफ कोर्स, क्योंकि पहले डर था इस चीज़ का कि मैच एक आधा बारिश की वजह से मुतासिर हो सकता है, जो कि अब हो चुका है। एक टी20 मैच रह गया। कुल मिला के टी20 वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान के 4 मैचेस बाकी हैं। आई एम श्योर कि ये 4 मैचेस होंगे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी हैं पाकिस्तान के लिए। उधर से हमसाया देश भारत है, उनकी टी20 सीरीज शुरू हो रही है अगेंस्ट न्यूजीलैंड। वहां से वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका की सीरीज भी अभी होनी है। खैर, उसको थोड़ा सा टाइम बाकी है। पॉइंट इस के वर्ल्ड कप से पहले सब बड़ी बड़ी टीमें एक दूसरे के साथ खेल रही हैं। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान के साथ 3 टी20 मैचेस की सीरीज भी खेली। बट पॉइंट ये है, अगर जो पहला टी20 मैच का आप स्कोर कार्ड देखें या पाकिस्तान का प्लेइंग 11 देखें, तो एक क्वेश्चन जो सबके माइंड में आता है कि बाबर आजम जब बिग बैश से फ्री होंगे, खासकर ऑस्ट्रेलिया वाले सीरीज के अंदर आएंगे, फिर टी20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड का हिस्सा होंगे, तो प्लेइंग 11 में बाबर आजम कैसे पिच इन होंगे। क्योंकि ओपनर देखें तो साइम अयूब और साबजुदा फरहान है। वन डाउन पोजीशन पे कप्तान खुद सलमान अली आगा आ रहे हैं। आगे से फिर टू डाउन में आए तो फखर जमान है, फिर उस्मान खान है, फिर नवाज, शदाब, फहीम अशरफ। ये हमारा बैटिंग ऑर्डर पूरे का पूरा बनता है। इस बीच में कोई एक चेहरा ऐसा नहीं नजर आता कि हम ये सोचें कि बाबर आजम आ सकते हैं और उनको उनकी जगह ले सकते हैं। लाइक ओपनर साबजा फरहान की जगह तो कोई नहीं ले सकता। एट द मोमेंट सबसे बेस्ट वो खेल रहे हैं। इनफैक्ट वर्ल्ड में उनका एक खास रिकॉर्ड है। अगर डोमेस्टिक इंटरनेशनल रन मिलाकर देखे जाएं तो दूसरे नंबर पे वो टॉप 2 में मतलब आते हैं वो। दूसरा साइम अयूब है। कप्तान कोच को बहुत पसंद है कि वो बॉलिंग भी कर लेते हैं, ओपनर भी हैं, टी20 फॉर्मेट में फर्स्ट चॉइस बने हुए हैं माइक हैसन की, सो वो भी हैं। वन डाउन पे कप्तान है, कप्तान को कोई बदल नहीं सकता। फखर जमान उनका भी एक अपना एक हो रहा है टी20 के अंदर। सो कौन सा ऐसा नाम है जो बदल सकता है? 4 ऑप्शन हैं जो टीम मैनेजमेंट के माइंड में है कि बाबर आजम को पिच इन करना है, तो किस किस को छेड़ा जा सकता है जो पॉसिबल सोल्यूशन है। अगर चाहिए सब में कोई भी, मेरी नज़र में पॉसिबल सोल्यूशन इतना आसान है नहीं है। हर एक के साथ कोई ना कोई बैगेज जरूर है, बट कौन से 4 रास्ते हैं जिसके जरिए बाबर आजम प्लेइंग 11 में आ सकते हैं। और एक और खास बात कि कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि बाबर आजम की फॉर्म बिग बैश में भी कुछ खास है नहीं है, तो बाबर आजम को इतना जबरदस्ती क्यों टीम में लेके आना। मगर श्रीलंका की कंडीशन को देखें तो बाबर आजम के लिए बेहतर भी है कि वहां पे लो स्कोरिंग मैच होता है। 150, 60, 70 वाला मैच भी ठीक रहता है। लाइक वहां पे इंडिया की तरह नहीं होगा कि 250 रन है वो फिर चेज हो रहे हैं, जैसे आईपीएल के अंदर अमूमन होता ही है। सो ये खास बात है। सबसे पहला खास पॉइंट कि बाबर आजम अगर आते हैं तो क्या फखर जमान को रस कर दिया जाए? शायद बहुत से लोगों के लिए नामंजूर होगा। मैं भी ज़्यादातर पे समझता हूँ कि बहुत मुश्किल ये फैसला होगा। मगर माइक हैसन का अपना एज ए कोच, जब वो न्यूजीलैंड टीम के साथ थे तो न्यूजीलैंड के सॉरी इंडिया के अंदर जो वर्ल्ड कप हुआ था, तो पिच के हवाले से उन्होंने कई डेयरिंग डिसीजन लिए हुए हैं। तो उस परस्पेक्टिव में ये एक थॉट में आ सकता है कि फिर फखर जमान को बाहर बिठा दें अगर बाबर आजम को लाना है। अगेन मुझे लगता है कि बहुत टफ डिसीजन होगा, मगर ये एक डिसीजन, एक तरह से रास्ता बन सकता है कि बाबर आजम वन डाउन आए, सलमान आगा टू डाउन में चले जाएं, फखर जमान फिर टीम का हिस्सा नहीं होंगे, क्योंकि आगे भी मुख्तलिफ ऑप्शन है, उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। ये नंबर 1 है जो कहीं पे थॉट प्रोसेस में चल रही होती है। नंबर 2 कि उस्मान खान को बाहर बिठा दें, साफजा फरहान को एज ए कीपर बैट्समैन टीम के अंदर रखें, तो बाबर आजम जो है उस्मान खान की जगह पे आ जाएंगे, पर खेलेंगे वन डाउन ही। ये वो एक है जो बहुत से लोग भी डिस्कस करते हैं, क्रिकेटर्स भी करते हैं, और कुछ क्रिकेटर्स करते हैं, बहुत से क्रिकेट फैन ये डिस्कस करते हैं। मेरे मुताबिक ये सबसे सबसे ये एक जिसे बोलते हैं ना, मैं कहूंगा कि गैम्बल होगा, ये बहुत बड़ा है। सबसे बुरा या पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह हो सकता है ये फैसला, क्योंकि साबजा फरहान इस वक्त सबसे अच्छी फॉर्म के अंदर है, सबसे ज्यादा रन कर रहे हैं। उनको एक एडिशनल ड्यूटी देना, वो भी इस मोड़ के ऊपर जब वर्ल्ड कप सर के ऊपर हो, फिर वर्ल्ड कप के अंदर भी देना। एक रेगुलर कीपर भी वो नहीं है, ज्यादा कीपिंग नहीं की हुई उन्होंने डोमेस्टिक में भी। एकदम मुझे लगता है कि प्रेशर डाल देना एक साबजा फरहान पे। दूसरा, कीपिंग के ऊपर भी कॉम्प्रोमाइज करना, बाज़ एक अच्छा कैच आपको मैच में ले आता है। सो ये एक बहुत ही 50-50 वाला डिसीजन होगा जो पाकिस्तान टीम को खुदा ना खास्ता बहुत बुरा भी पड़ सकता है, उसका बेहतर भी हो सकता है कि बाबर आजम पिच इन हो जाएंगे, उस्मान खान के बजाय वो खेल रहे होंगे एज ए बैट्समैन। सो ये भी है। बट उस्मान खान भी अगर आप स्कोरिंग देखें तो वो भी कोई बुरा तो नहीं कर रहे हैं। खैर, कोई बड़ी इनिंग भी नहीं खेली है उन्होंने। ये दूसरा सोल्यूशन था कि साबजा फरहान के हाथ में कीपिंग ग्लव्स हो जाएं, उस्मान खान बाहर आ जाए, बाबर आजम टीम में आ जाएंगे, बट वन डाउन पोजीशन के ऊपर खेलेंगे। नंबर 3 सोल्यूशन ये आ रहा है जो कुछ लोग सोच रहे हैं। ये मैं कुछ लोगों का मतलब ये नहीं है कि हवा में बैठे सोच रहे हैं, बट वो जो टीम मैनेजमेंट के साथ जुड़े हुए हैं उनकी बात कर रहा हूं। एक और सोल्यूशन है कि जब शदाब खान आ गया है तो फिर नवाज क्यों? लाइक ऑलराउंडर तो आपको कितने चाहिए होंगे? आपके पास सलमान आगा ऑलराउंडर है, फहीम अशरफ ऑलराउंडर है, साइम अयूब ऑलराउंडर है, नवाज हैं और शदाब खान है। इसके
नवाज के हक में स्टेटमेंट ये है कि खुद माइक हैसन एशिया कप के बीच में बोल चुके हैं कि एक साल के अंदर यानी साल 2025 में अगर किसी की सबसे अच्छी कारकर्दगी थी तो वो मोहम्मद नवाज की है। अब आप उनको ड्रॉप करेंगे जिनको सबसे बेस्ट स्पिनर माइक हैसन ने 3 माह पहले कहा हुआ है, क्या माइक हैसन अब उनको ड्रॉप करेंगे? नंबर 1। नंबर 2, आपने जो मोहम्मद नवाज हैं वो 2 सीरीज में मैन ऑफ द सीरीज हैं, 3 मैचेस में मैन ऑफ द मैच हैं। तो ऐसे प्लेयर जिनका इतना डेकोरेटेड रिकॉर्ड है आप उनको कैसे बाहर बिठा सकते हैं? सो ये भी एक क्वेश्चन आता है। सो इसको भी छेड़ना, इस पहलू को भी छेड़ना मुश्किल रहेगा, आसान फैसला नहीं है नवाज को छेड़ना। एक और फैसला वो ये है कि अगर टर्निंग ट्रैक मिलता है, जो कि श्रीलंका के अंदर अमूमन हम लेके चलते हैं कि होते हैं, तो फिर फहीम अशरफ को बिठाया जा सकता है। लाइक अगर पहले T20 मैच की बात करें तो फहीम अशरफ ऑलमोस्ट एज ए बैट्समैन खेले हैं। लाइक एक ओवर उन्होंने किया है और फिर साइम ने भी ओवर नहीं किए हैं। सो आपके पास साइम के ऑप्शन है, आपके पास नवाज है, आपके पास शदाब है, उस बीच में अबरार आ जाते हैं, 4 स्पिनर्स हैं, 2 रेगुलर फास्ट बॉलर हो, तो फहीम अशरफ की क्या जरूरत है? खासकर श्रीलंका के अंदर तो स्पिन रहता ही है बेहतर, और कोई एक ऐसी पिच होगी जिसमें फास्ट बॉलर आपको तीसरा ऑडिशन चाहिए होगा, शायद ना भी चाहिए हो। सो क्यों ना ऐसा कर लिया जाए कि फहीम अशरफ को बिठाकर बाबर आजम को पिच इन किया जाए, फिर बाकी बॉलर्स तो आपके पास ऑलरेडी पूरे हैं, बल्कि पिछले मैच में आपने एक आधा बॉलर यूज भी नहीं किया है। सो ये एक पहलू है जो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा जिसे बोलते हैं ना एप्लीकेबल है। ये मेरी अपनी जाती राय है, अगरचे फहीम ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। मुझे ये लगता है कि अगर कोच उनके ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा कर रहे हैं कि फहीम अशरफ उनको एज ए रेगुलर ऑलराउंडर के तौर पे यूज हो सकता है, तो फिर आप उनको पांड्या की तरह यूज करें कि वो मुकम्मल 4 ओवर डाले। फिर आप एक फास्ट बॉलर को कम कर सकते हैं, जहां पे आपको सिर्फ 2 फास्ट बॉलर चाहिए, वहां पे आप एक रेगुलर फास्ट बॉलर डालें, एक फहीम अशरफ डालें, और बाकी आपके पास ऑलराउंडर्स की फौज है, उसमें एक रेगुलर स्पिनर अबरार हो जाएंगे। वैसे मेरा जाती राय है कि इसमें उस्मान तारिक को भी आना चाहिए। अभी तो हम सिर्फ बाबर आजम को टीम में आने के रास्ते ढूंढ रहे हैं कि किस रास्ते से बाबर आजम टीम में आ सकते हैं। मैंने आपको पॉसिबल वे या मुख्तलिफ ऑप्शन जो टीम मैनेजमेंट के करीब सब सोच रहे हैं वो मैंने आपको बता दी हैं, और ये सारी की सारी मुश्किलें, आसान कुछ नहीं है। मेरे ख्याल में सिर्फ फहीम अशरफ वाला जो एक पहलू है वो थोड़ा सा आसान लग रहा है। अगेन फहीम अशरफ की कारकर्दगी बहुत अच्छी, खासकर एशिया कप में फाइनल में इंडिया के खिलाफ उन्होंने जबरदस्त किस्म की बॉलिंग की, और जहां पर नीचे आकर 7-8 बॉलिंग खेलने को मिलती है वहां पे भी वो थोड़ी स्लॉगिंग बेहतर कर लेते हैं। तो ये ऑप्शंस हैं जो कि बहुत मुश्किल वाली हैं। इन ऑप्शंस को देखते हुए या पाकिस्तान का प्लेइंग 11 जो पहला T20 मैच में हमने देखा, उनको देखते हुए ये सवाल जरूर होता है कि इतनी जो शिफ्टिंग करनी है, कभी आप सोच रहे हैं कि फखर को बिठा दें, कभी सोच रहे हैं कि फिर उस्मान को हटाकर साहबजादा को कीपिंग ग्लव्स दे दें, कभी ये कि शायद नवाज को रेस्ट दे दें, कभी कहते हैं फहीम को दे दें। ये 4 ऑप्शन जो हम सोच रहे हैं, इसके अलावा कोई और रास्ता है ही नहीं है। तो बाबर आजम को ही लाना है टीम में प्लेइंग 11 में। कुछ लोग फिर ये भी सोचते हैं कि बाबर आजम की अपनी फॉर्म क्या इतनी अच्छी है कि हम इन चारों को हिलाने की बात करें या इनके बारे में सोचें जो कुछ फॉर्म में है या कोई अच्छा परफॉर्म भी कर रहा है। तो फिर अगर बाबर आजम को लाना है तो बाबर आजम की फॉर्म को भी देखना होगा। ये सबसे वैलिड क्वेश्चन है। एक अगरचे मैं खुद समझता हूँ कि श्रीलंका की कंडीशन में बाबर आजम का हम ट्रैक रिकॉर्ड देखें, थोड़ा बेहतर खेल सकते हैं। लाइक LPL में पाले किले में उन्होंने 100 भी किया हुआ है जब बाबर आजम LPL लीग खेले थे, लाइक लंका प्रीमियर लीग खेले थे। सो ये भी है। अब ये सारा जो चेंज हुआ जिसमें बाबर आजम की जगह थोड़ी मुश्किल हमें नजर आ रही है, ये भी पाकिस्तान क्रिकेट में एक टाइम आना था। एक चीज हुई है वो ये है कि शदाब खान पाकिस्तान के प्लेइंग 11 में आए। अगरचे पहले मैच में बॉलिंग बैटिंग दोनों में वो शानदार हैं कि फील्डर तो वो खैर पूरे पाकिस्तान टीम में सबसे तगड़े हैं, ये भी एक चीज है। बट शदाब खान के आने से थोड़ा सा एक बैलेंस खराब हुआ है कि आपको एक रेगुलर स्पिनर बाहर बिठाना पड़ता है। उनके आने से आपको लगता है कि नवाज भी ऑलराउंडर हैं, शदाब भी हैं, साइम भी सिर्फ इसलिए खेल रहे हैं कि वो बॉलिंग भी कर लेते हैं, अदरवाइज खाली बैटिंग के ऊपर जाएं तो बहुत डेकोरेटेड उनके रिकॉर्ड है नहीं है। सो ये सारा कुछ घूमने के बाद बैलेंस पाकिस्तान टीम का आउट जरूर हुआ है। आप इसको अच्छा भी कह सकते हैं, बुरा भी। अच्छा इन सेंस के आपके बाबर आजम को लेने के लिए आप सब खिलाड़ियों को देखते हैं तो सबकी पोजीशन सिमटेड नजर आती है। सो ये एक पॉजिटिव भी है कि कंपटीशन बना हुआ है। बट बुरा ये है कि बैलेंस अभी तक हमारा नहीं बन पा रहा कि T20 वर्ल्ड कप सर पे है और हम सोच रहे हैं कि हमारी प्लेइंग 11 क्या हो सकती है। इस बीच में एक चीज थी जिसकी जगह बाबर आजम आ सकते हैं, मगर वो पॉसिबल नहीं है, वो है सलमान अली आगा। आपको दोस्तों 4 ऑप्शंस में कौन सी ऑप्शन सबसे बेटर लगती है? अपनी राय कमेंट की सूरत में जरूर बताएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।